हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछला मॉडल पेपर अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरएएस प्री मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। दोस्तों, पेपर का लेवल है वो बहुत शानदार लेवल है। शुरुआत में आपको दोस्तों थोड़े से इजी लेवल के प्रश्न है वो मिलेंगे, लेकिन 50 के बाद में दोस्तों बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है वो मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, रूपायण संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है। बताइए, रूपायण संस्थान की स्थापना दोस्तों 1960 जोधपुर में की गई थी और इसका जो प्रमुख कार्य है वो है राजस्थानी कला का संकलन, राजस्थानी कला का संकलन करना। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वह कौन थी। दोस्तों, वो थी हाड़ा रानी सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चोंडावत की पत्नी थी। कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रानी हाड़ा। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, वह किला कौन सा है जिसमें एक जैसे 9 महल है? तो वो है दोस्तों जयपुर में नाहरगढ़ का किला। वहां पर दोस्तों एक जैसे 9 महल है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? प्रसिद्ध मीनाकारी गहने हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये बनाए जाते हैं जयपुर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? बताइए, किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, फड़ का किया जाता है, परचित्र का किया जाता है, पिछवाई का किया जाता है, पाने। पाने दोस्तों ये कागज पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी इसमें तीनों कपड़े पर बनाए जाते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था शासक? बताइए, अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला जो शासक था वो था दोस्तों कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आह्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों झाड़साई सिक्के कहाँ के प्रचलित थे? तो दोस्तों ये जयपुर के। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर। 8 नंबर का प्रश्न है, चंपानेर की संधि किन के मध्य हुई थी? चंपानेर की संधि है ये किस किस के मध्य हुई थी? तो दोस्तों ये मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी दोस्तों ये चंपानेर की संधि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय ये पहुंची थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा अमर सिंह का काल माना जाता है 1597 से 1620 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र है और सूची सेकंड में दोस्तों स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जय हिंद समाचार पत्र है, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों ये कोटा से प्रकाशित होता था ये। ठीक है, और तरुण राजस्थान, दोस्तों तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है, ठीक है, ये इसका जो प्रकाशन है तरुण राजस्थान का। ठीक है,
देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान केसरी, ठीक है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, इसका जो प्रकाशन है वो वर्धा से किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे नवीन राजस्थान, दोस्तों नवीन राजस्थान का प्रकाशन है वो 1922 में प्रारंभ किया गया था, किंतु 2023 में दोस्तों इसका नाम है वो तरुण राजस्थान है वो कर दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तरुण राजस्थान का हो जाएगा दोस्तों ब्यावर, और नवीन राजस्थान का हो जाएगा अजमेर, ठीक है। तो ये ब्यावर अजमेर में ही तो है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 4 3 1, 2 4 3 1। कूट भाषा में अपन ऊपर उत्तर दें तो दोस्तों 2 4 3 1 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। तो दोस्तों गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है वो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुकाम। ये तो सभी को पता होगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुकाम तलवा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे तो वो थे दोस्तों कवि अत्रि, यानी कि अत्रि कवि। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, बताइए कौन थे राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे अर्जुन लाल सेठी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अर्जुन लाल सेठी। 14 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो दोस्तों कहां पर है ये केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों ये है अविकानगर, अविकानगर टोंक में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है। तो दोस्तों राजस्थान के वे जिले जिनमें कोई नदी नहीं है तो वो है बीकानेर एवं चूरू। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। सोम कमला सोन कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डूंगरपुर में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर में। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है जिसकी सहायता से राज्य के लोग ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है जिसकी सहायता से राज्य के लोग ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें उस ऐप का नाम है आयु एवं सेहत, आयु एवं सेहत। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान है, बताइए जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वह स्थान है। तो दोस्तों वो स्थान है यानी कि लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं है वो कहाँ है, तो वो है कपूडी, जालिफा और बरसिंहसर। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित सही है, वो अपने को बताना है। पशु मेले से संबंधित कौन सा एक युग्म है वो सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो आप इसको कह सकते हैं। देखिए एक तरफ पशु मेला दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों तिलवाड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो दोस्तों इसमें क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही सही है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है, सिर्फ एक ही सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सी सहायक नदी है, ठीक है, किसकी सहायक नदी है वो भी है दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। कोठारी, लूणी कोई लेना देना नहीं है, बनास की सहायक नदी है। सूकड़ी ये लूणी की सहायक नदी है, यहाँ पर बनास दे रखा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाणगंगा, चंबल ये भी गलत हो जाएगा। जाखम माही, तो दोस्तों जाखम है ये माही नदी की सहायक नदी है, तो ये इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है। तो दोस्तों वो ईंधन खनिज है अब्रक। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अब्रक। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्रमुख विद्युत परियोजना है, तो प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है,
दोस्तों वो है इसमें इन सभी के अंदर से देखा जाए तो वो है चंबल परियोजना, ये प्रमुख विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं तो वो कौन से हैं? तो दोस्तों दक्षिण के जिले यानी कि बांसवाड़ा और उदयपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? बताइए कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? यहाँ पर देखिए श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, बिल्कुल राजस्थान सरकार का उद्योग है ये। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, ये भी राजस्थान सरकार का उद्योग है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, ये भी राजस्थान सरकार का है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड, ये दोस्तों निजी क्षेत्र की है, राजस्थान सरकार की नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म इसमें सही है वो बताना है। एक तरफ दोस्तों प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान दे रखा है, दूसरी तरफ प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान दे रखा है। दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही सही है। मरुस्थल का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 60% है, ये मरुस्थल का प्रतिशत है, और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि अपना पहला ही क्या है इसमें इसमें सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय क्या है? शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय क्या है? दोस्तों तो ये सही समुच्चय है, देखिए श्री गंगानगर, भोपाल सागर और केशवरायपाटन, ये तीनों दोस्तों शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये की गई 1976 में। कब की गई? 1976 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1976 में। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य लोकायुक्त के संबंध में सही है? बताइए। लोकायुक्त से संबंधित दोस्तों हर परीक्षा में एक या दो प्रश्न है वो अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि लोकायुक्त से संबंधित कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए राजस्थान में लोकायुक्त का पद का सर्जन राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, एक एक लाइन याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, आगे देखिए, लोकायुक्त संस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2014 में लोढ़ा समिति गठित की गई थी। बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें लोकायुक्त का कार्य लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है। तो दोस्तों ये भी क्या है इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या देना था? उत्तर देना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 इसमें क्या है? सही है। 1 2 3 इसमें क्या है? सही है। ठीक है, तीनों ही कथन लोकायुक्त से संबंधित सत्य है। आगे देखिए यहाँ पे, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों ये की गई 29 अगस्त 1949 को जयपुर में दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और 1958 में सत्यनारायण राव की सिफारिश के आधार पर दोस्तों जोधपुर में इसे स्थापित है वो किया गया, और जयपुर में इसकी खंडपीठ है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान शासन सचिवालय का नहीं है? तो कौन सा कार्य राजस्थान शासन सचिवालय का नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध ये राजस्थान सचिवालय का कार्य, यानी कि राजस्थान शासन सचिवालय का कार्य नहीं है। केंद्र राज्य संबंध का कार्य नहीं है। बाकी नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का क्रियान्वयन और अंतर विभागीय समायोजन, ये तीनों कार्य हैं दोस्तों राजस्थान शासन सचिवालय के। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज
कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, भारत मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पारित किया गया था कब? तो ये 1993 में पारित किया गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दूसरा स्थान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? कैबिनेट का एजेंडा है वो कौन तैयार करता है? तो दोस्तों मुख्य सचिव करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुख्य सचिव करता है। नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है थारपारकर एवं राठी। थारपारकर एवं राठी ये गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं दूध उत्पादन हेतु। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस जिले के नींबू प्रसिद्ध हैं? किस जिले के नींबू प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर जिले के दोस्तों नींबू है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, किस फसल को राजस्थान का सफेद सोना कहते हैं? सफेद सोना ये कहते हैं दोस्तों कपास को, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो दोस्तों ये जैसलमेर को। ये भी सीईटी में भी पूछा गया प्रश्न है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? रोहिड़ा बताइए कहां पर पाया जाता है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सन सिटी के नाम से दोस्तों जोधपुर को जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों यानी कि कूट से अपने को सही उत्तर को क्या करना है? चुनना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, इसमें देखिए विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद में मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित हो गई थी भारत में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चारों के चारों कथन है वो बहुत सत्य भी है और दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है ये चारों की चारों लाइनें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों कहां से? यानी कि किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मेहरगढ़। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कहां पर है? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये मेहरगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश है वो कहां दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में दी थी। श्रीवस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और दोस्तों बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश वो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पहला गुप्त शासक है जिसने सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम।
45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे मुगल मनसबदारी व्यवस्था में। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें तीनों के तीनों कथन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सॉरी, चारों के चारों कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट भाषा में उत्तर देना था। सभी के सभी कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। बताइए किसकी खेती नहीं करते थे? तो दोस्तों मक्का की खेती नहीं करते थे। मक्का की खेती नहीं करते थे 13वीं और 14वीं सदी में। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की करती थी, जौ की करते थे और चावल की करते थे। ठीक है, लेकिन मक्का की नहीं करते थे, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मक्का की खेती भारत में दोस्तों 15वीं सदी से प्रारंभ हुई है, ये भी आपको याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, देखिए मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सूफी जो संत है वो किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान साधना और श्वास नियमन का निर्वाह करते थे, बिल्कुल सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसमें श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन है वो सूफी संत के संबंधित है, बिल्कुल सही है मध्यकालीन भारत के अंदर। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक है इसमें सही सुमेलित है, वो अपने को इसमें बताना है। दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए खुलदाबाद, यह खुलदाबाद दोस्तों खुलदाबाद है, ये औरंगजेब का मकबरा है। खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में क्या है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी के अंदर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। यहाँ पर एतमादुद्दौला का मकबरा दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगरा के अंदर दोस्तों औरंगजेब का मकबरा, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगरा के अंदर दोस्तों एतमाद-उद-दौला का मकबरा है, तो शुरुआत के अपने तीनों गलत हो गए। चौथा देखिए दिल्ली अब्दुल रहीम खाना खाना का मकबरा, तो दोस्तों ये इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखने। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न, सॉरी 49 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में स्मारक है और सूची सेकंड में निर्माता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए इसमें अलाई दरवाजा दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद आगरा, इसका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, और मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण है वो दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। तो यहाँ पे चारों के चारों क्या है, सही सुमेलित है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, किसने कहा था ये? तो दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी ने, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद बना रहेगा। तो ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था दोस्तों गांधी जी ने।
ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दर्शना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी दर्शना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे, तो दोस्तों ये थे कहाँ पर, तो ये यरवदा जेल में थे दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यरवदा जेल में थे। ये आपको इसमें याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में है वो भेज दिया गया था, ठीक है। और जब दरासना नामक गोदाम पर दावा किया था, ठीक है, उसका नेतृत्व दोस्तों सरोजनी नायडू ने किया था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे अपने को याद रखना है। अब अपने हाई लेवल के प्रश्न है वो शुरू हो रहे हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपने आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों आपको शेयर जरूर करना है, लिंक को शेयर जरूर करना है। और दोस्तों हर 2-1 दिन में आपको एक मॉडल पेपर है वो जरूर मिलेगा, तो आप टेस्ट है वो देना है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में भी दोस्तों आपको फोल्डर मिलेगा आरएस प्री मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सुमेलित करना है मित्रों, ठीक है। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। यानी कि अपने को यह बताना है कि कौन सा विद्रोह है वो दोस्तों कहां पर हुआ था। यहाँ पे आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुकी विद्रोह, तो दोस्तों ये जो कुकी विद्रोह है ये कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था कुकी विद्रोह दोस्तों, ये कुकी विद्रोह देखिए यहाँ पे जो ये कुकी विद्रोह है, ठीक है, ये त्रिपुरा में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कहाँ हुआ था ये कुकी विद्रोह, ये दोस्तों त्रिपुरा में हुआ था कुकी विद्रोह, ठीक है। और कुका विद्रोह हुआ था दोस्तों ये पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब में। और पाबना कृषक विद्रोह ये बंगाल में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह ये दोस्तों बिहार झारखंड में हुआ था, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, पाबना कृषक विद्रोह बंगाल में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह ये दोस्तों बिहार झारखंड में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 4-1-2-3 4-1-2-3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4-1-2-3 कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, सरकारी इतिहासकार, तो वो था दोस्तों इसमें एस एन सेन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, होम रूल आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था दोस्तों। इसमें देखिए सी आर दास है, ये होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। बाकी एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक ये तीनों होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड से घटनाओं के सही कालानुक्रम का अपने को क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए घटनाएं दे रखी है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना। तो इसमें से आपको कौन कौन सी का पता है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक चीज का पता होगा यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन तो अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि 1942 इसमें मैं दोस्तों लिख देता हूँ, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों मार्च 1942 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1942 लिख देता हूँ। कैबिनेट मिशन प्लान आया था दोस्तों ये मई 1946 में आया था। कब आया था, मई 1946 में। और वेवेल प्रस्ताव आया था ये दोस्तों 1945 में आया था, जून 1945 में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन काल कर्मानुसार इनको जमाए तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए क्रिप्स मिशन ये आया था मार्च 1942 में, ठीक है, ये मार्च 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन
देखिए दोनों 1942 है इसलिए। और ये भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे 1, 3, 4, 2, ठीक है, यही होगा 1, 3, 4, 2। कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है। नीचे दो वक्तव्य यानी कि कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, अपने को बताना है कूट भाषा के माध्यम से कि इनमें से कौन सा इसमें सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन ए में देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने साइमन कमीशन यानी कि साइमन कमीशन या आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही बात है। देखिए कारनार, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसकी वजह से विरोध किया था, ये बहिष्कार किया था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी की, बताइए। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न है, बहुत शानदार लेवल का प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी की। दोस्तों अपने को कूट भाषा में भी उत्तर बताना है, ठीक है, कूट भाषा में भी अपने को उत्तर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो दोस्तों ये कथन है वो अपना क्या है, इसमें गलत है या सॉरी सही है, ठीक है, ये प्रभावी देन थी दोस्तों। तो अपना पहला नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी और है वो इसमें दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो इसमें गलत दे रखे हैं। अपने को ये बताना था कि कौन सा कथन सही है कूट भाषा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल एक, ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 है, इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, बताइए क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था दोस्तों, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो यहाँ पे पहला नंबर का कथन सही है। देखिए दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें स्वराज की मांग का संकल्प पारित है वो किया गया था, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें सही कथन है वो अपने को बताना था, इसमें तो केवल एक ही सही है, तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में दोस्तों इन्होंने भाग नहीं लिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो ये अपना तीसरा नंबर का जो कथन है सी नंबर का, ये जिन्ना के संबंध में गलत है, ठीक है। वे सदैव डायरी रखते थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? दोस्तों प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका उद्देश्य था स्वयं की सरकार, स्वयं की सरकार। तो यहाँ पर दोस्तों जो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये जो कांग्रेस ने स्वराज का जो प्रस्ताव है ये 1905 में पारित किया था, ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य था वो है स्वराज यानी कि स्वशासन सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना है वो कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1857 में हुई थी दोस्तों इनकी स्थापना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय, ठीक है। और इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारतीय गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। बताइए, कपास की खेती का आरंभ है वो दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारत में। भारत में किया गया था दोस्तों कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र है और सूची सेकंड में भाषा दे रखा है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देख सकते हैं भारत मित्र समाचार पत्र है दोस्तों, भारत मित्र समाचार पत्र, ठीक है। तो ये भारत मित्र समाचार पत्र है, ये दोस्तों कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो यानी कि कौन सी भाषा का ये समाचार पत्र है? तो ये दोस्तों हिंदी का है, हिंदी भाषा का ये समाचार पत्र है भारत मित्र। और राष्ट्रमत दोस्तों, राष्ट्रमत समाचार पत्र है ये मराठी भाषा का समाचार पत्र है। प्रजामित्र है ये दोस्तों गुजराती भाषा का है। और नायक है ये बंगाली भाषा का ये समाचार पत्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3421, 3421 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर मनन कीजिए। निम्न कथनों पर दोस्तों अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कथन दे रखा है और कारण आर दे रखा है। देखिए, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट पर स्थित है। दोस्तों बिल्कुल सही है, 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए, तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसमें देखिए दोनों कथन सही तो है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है वो नहीं करता है। तो कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा कथन सही है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक है समभिन्नति में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीन कथन तो इसमें सही है, चौथा और देख लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं इसमें ये कथन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए भारतीय प्लेट तिब्बती प्लेट के नीचे घुस गई थी, इसके फलस्वरूप जो मोड़ पैदा हुआ, ठीक है, उसके से दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति है वो हुई थी, ठीक है। भारतीय प्लेट और तिब्बती प्लेट के अभिसरण से हुई है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय नहीं है, यूरोपीय प्लेट का इसमें सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर इसमें दो ही प्लेट आनी चाहिए, एक तो तिब्बती प्लेट और एक भारतीय प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा नंबर का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 है वो क्या है? सही है। अपने को सही कथन बताना था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है,
भारत के ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, भारत के ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन के हासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, बिल्कुल सही बात है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में योगदान है वो दोस्तों करीबन 19% है। कितना है? 19%। तो यहाँ पर 1% तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। बिजली से है, पन बिजली से 14%, नाभिकीय से 3% और अन्य से 1%। ठीक है, तो टोटल योगदान है वो दोस्तों इसमें 19% का है, 1% तो इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, तो वो कौन सा है? ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत कथन बताना था, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं हैं और सूची सेकंड में प्रदेश है। सूची सेकंड में क्या है? प्रदेश है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए जो बाढ़ है, ठीक है, बाढ़, ये बाढ़ है, ठीक है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं दोस्तों, बाढ़। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़। तो दोस्तों ये बाढ़ कहाँ आती है? तो दोस्तों ये दोस्तों आती है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ सर्वाधिक उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आती है। और भूकंप दोस्तों, सर्वाधिक भूकंप है वो हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में आते हैं, हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में। और दोस्तों सूखा है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये मध्यवर्ती पूर्वी भारत में सूखा पड़ता है। और चक्रवात है ये दोस्तों झारखंड तथा उत्तर ओडिशा में आते हैं ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-4-2, 3-1-4-2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, माई बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की ये परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की है, यहाँ पे पंजाब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या की तुलना में सर्वाधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात करूं तो देखिए, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य है वो है दोस्तों मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? बताइए, राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इससे तात्पर्य है, राजस्व घाटा किसको कहते हैं? तो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूति के बदले उधार लेने की आवश्यकता है, ठीक है। यह है दोस्तों भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। यानी कि जब सरकार का कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो राजस्व घाटे की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 71 नंबर का प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, भारत की जलवायु
कथन ए देखिए, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, बिल्कुल सही बात है, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। आगे देखिए कारण आर में, मानसून स्थायी पवन है, मानसून स्थायी पवन है, तो दोस्तों मानसून कोई स्थायी पवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, लेकिन आर है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ए सही है, आर गलत। तो कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ उत्पादन है। अब अपने को बताना है कि कौन से खनिज का उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए तांबा, दोस्तों तांबा का उत्पादन है वो कहाँ होता है, भारत में, तो दोस्तों ये होता है मौसाबानी में। कहाँ होता है, मौसाबानी में। लोहा अयस्क का उत्पादन दोस्तों ये होता है बादाम पहाड़ पर, बादाम पहाड़ में दोस्तों लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। मैग्नीज का उत्पादन दोस्तों ये होता है छिंदवाड़ा में, और अभ्रक का उत्पादन होता है दोस्तों हजारीबाग में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 अपना इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है 4 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट को वापस सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नगर है और सूची सेकंड में उद्योग है। सूची फर्स्ट में नगर है और सूची सेकंड में उद्योग है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अहमदाबाद में दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है, ये तो सभी को पता होगा। राउरकेला में दोस्तों लोहा इस्पात संयंत्र है। कपूरथला में दोस्तों रेल कोच है, और बरौनी के अंदर तेल शोधन केंद्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 3 2 1, 4 3 2 1। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप दे रहे हैं आरएस प्री का पेपर, और इसी लेवल का पेपर है वो परीक्षा में आने वाला है। टेस्ट आपको पूरा देना है। ये जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने वाले प्रश्न है, इसमें आपके एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न है वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत शानदार है, और ऐसा ही पेपर है वो देखने को मिलेगा। टेस्ट आपको रोजाना मतलब 2 दिन में एक बार टेस्ट है वो देना होगा, ठीक है। 2 दिन में आपको एक टेस्ट है वो मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। कोरी निवेशिका दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों कच्छ का लिटिल रन में, कच्छ का लिटिल रन में, ठीक है, लिटिल रन में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। करनार देखिए वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सही है, और आर है वो एक की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर एक की सही व्याख्या है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो दोस्तों वो है भीमताल, भीमताल को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीमताल, याद रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है। दोस्तों सेतु समुद्रम परियोजना है ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है तो वो है ईरान। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ईरान। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है तो वो है दोस्तों शिवालिक। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक। अरावली मत कर देना दोस्तों, ठीक है, शिवालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय एवं ब्रह्मा हिमालय भी है वो कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम अनाधिकृत जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड रिपन द्वारा सर्वप्रथम 10 वर्षीय अंतराल वाली पहली नियमित एवं अखिल भारतीय जनगणना वर्ष 1981 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही बात है। 1981 में जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, ठीक है। तो और देखिए तीसरा नंबर का कथन इसमें, वर्ष 1921 को जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि के कारण इसे महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, वर्ष 1981 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 56.2 दर्ज की गई थी। ये कथन है वो दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दशकीय वृद्धि दर 56.2 बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो कोई लेना देना ही नहीं है 56 का। तो यहाँ पर 1 2 3 कथन है वो इसमें क्या है, भारत की जनसंख्या के संबंध में अपने को बताना था कि कौन से कथन है वो सत्य है। तो 1 2 3 कथन सत्य है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, देखिए भारत के जनगणना के वर्ष तथा लिंगानुपात को सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वर्ष दे रखा है और सूची सेकंड में लिंगानुपात है, ठीक है। आप आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं और आरएस मैन की आपको करनी पड़ेगी अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हैं तो। देखिए प्रश्न उसी हिसाब के आएंगे। देखिए यहाँ पे 1901 में जो भारत का जो लिंगानुपात था वो दोस्तों कितना था, तो दोस्तों वो था 972 था, याद रखना। देखिए देखते हुए चलना, 1901 में लिंगानुपात कितना था 972 और 1921 में था 955, ठीक है। 2001 में था 933 और 2011 में था 940, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो 2134 2134 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में जनसंख्या घनत्व है। देखिए जनसंख्या घनत्व का प्रश्न है वो अभी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए केरल का जो जनघनत्व है वो दोस्तों कितना है, तो केरल का जनघनत्व है वो दोस्तों 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी कि ये केरल का जनघनत्व है, ठीक है। बिहार का जनघनत्व है वो दोस्तों 1102 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का है दोस्तों 1029, ये पश्चिम बंगाल का है। और उत्तर प्रदेश का है 828, उत्तर प्रदेश का कितना है 828। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3142, ठीक है। 3142 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में इसरो के केंद्र है और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर स्थान दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसरो के केंद्र दे रखे हैं। सूची फर्स्ट में देखिए सेमी कंडक्टर लैब है, ये दोस्तों कहाँ है, तो दोस्तों ये चंडीगढ़ में है। कहाँ है, चंडीगढ़ में है सेमी कंडक्टर लैब। और इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी दोस्तों ये कहाँ है, तो ये माउंट आबू में है दोस्तों। कहाँ है, माउंट आबू में। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उद्योग केंद्र ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये शिलोंग में है। कहाँ है, शिलोंग में। और सोलर ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ है, तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2143 अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 2143। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। बताइए कौन से डिग्री पर स्थित है ये, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर, तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में लोहा इस्पात केंद्र है और सूची सेकंड में देश है।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हेल्मिटन, हेल्मिटन है ये दोस्तों लोहा इस्पात है, क्या है, केंद्र है। ठीक है, देखिए जो ये हेल्मिटन है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कनाडा में है। कहाँ पर है, कनाडा में। और बर्गिंगम, बर्मिंघम, ये तो दोस्तों पता ही होगा, ये यूनाइटेड किंगडम में है। और एसन, एसन कहाँ है, तो दोस्तों एसन जर्मनी में है। और अनसान कहाँ है, तो दोस्तों ये चीन में है। ठीक है, ये लोहा इस्पात केंद्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 2 1 4 3, ठीक है, सॉरी 2 3 4 1, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकारों का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों मूल अधिकार तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखिए मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया है। दोस्तों ये अनुच्छेद 43 में क्या है, तो ये मजदूरी एवं कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन से संबंधित है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है, सही नहीं है। बताइए कौन सा एक सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या पूछा गया है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों गणतंत्रीय अवधारणा वाली सरकार में जनता सर्वोच्च होती है और यह एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, वो इसमें गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें देखिए एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दे रखा है। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। बताइए कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। कर से संबंधित उपबंध बिल्कुल किया गया है, उधार लेने से संबंधित उपबंध किया गया है, संचित निधि तथा आकस्मिक की अभिरक्षा से उपबंध ये भी किया गया है, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध ये नहीं है दोस्तों धन विधेयक में। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है, दोस्तों देखिए अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा, ये सभी हैं वो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही बात है, शक्तिहीन यानी कि शक्ति उसके पास नहीं है। आगे देखिए धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये कथन दोस्तों अपना क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा। धन विधेयक की जो शुरुआत है वो दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ होती है, तो वो लोकसभा में होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा नंबर का कथन है वो ही, यानी कि बी नंबर का कथन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा अगर मान लो धन विधेयक को पारित नहीं करती है, ठीक है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो लौटा सकती है। लेकिन अगर वापस अगर वो धन विधेयक भेज दिया जाता है, तो अगर 14 दिन के अंदर अगर पारित नहीं करते हैं तो वो स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक की शुरुआत है वो राज्यसभा में होती है, ये कथन गलत दे रखा है, लोकसभा में होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपबंध करता है? गैर नागरिकों को भी उपबंध करता है। तो दोस्तों वो है, यानी कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो वो है दोस्तों संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये विदेशों को भी प्राप्त है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1985 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों कथन है वो इसमें सही है। चौथा देखिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। गलत कथन दोस्तों, इसमें सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी न्यायालय अदालत की सुनवाई है वो दोस्तों इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। कोर्ट मार्शल को छोड़ सर्वोच्च न्यायालय है वो कोर्ट मार्शल को छोड़ के अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायालयों की अदालत की सुनवाई है वो कर सकता है, लेकिन कोर्ट मार्शल को छोड़कर। ठीक है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो दोस्तों ये किस पर आधारित है? ये ये आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आगे देखिए, पीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से, तो दोस्तों ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही। 96 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो दोस्तों वो है इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो वो है दोस्तों इसमें भौतिक विस्तार। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। बताइए, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों से। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा एक युग्म है वो सुमेलित नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ईपीजेड, ये निर्यात प्रोत्साहन। दोस्तों ईपीजेड है ये निर्यात प्रोत्साहन से बिल्कुल सही बात है। एक्जिम स्किन, ये निर्यात परिधान। दोस्तों एक्जिम स्किन ये निर्यात आयात परिधान से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। एग्जिट पॉलिसी, एग्जिट पॉलिसी दोस्तों ये आयात नियंत्रक, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये एग्जिट पॉलिसी है ये निर्यात नीति से संबंधित है। ठीक है, और ये लरम से, ये धन विनियमितता से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है, कूट भाषा में उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हरित क्रांति, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित पीली क्रांति होती है, तो पहला गलत हो जाएगा। नीली क्रांति, कृषि के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो नीली क्रांति है, ठीक है, वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। और गुलाबी क्रांति, दोस्तों जो गुलाबी क्रांति है ये किससे संबंधित है? तो ये झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, और नीली क्रांति भी मछली से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली के उत्पादन वृद्धि से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। सॉरी, पर ये सही है, दूसरा गलत हो है इसमें। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 और 4 ही इसमें क्या है, सत्य है। 3 और 4 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक है तो वो है दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों को विनिवेश आरंभ हुआ है। यानी कि सार्वजनिक उद्योगों का या उद्यमियों का विनिवेश आरंभ हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 1991-92। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गेट का तात्पर्य क्या है। दोस्तों गेट का तात्पर्य क्या है, तो वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आर्थिक व सांख्यिकी निर्देशालय किस जिले में स्थित है। बताइए, राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय है, ये दोस्तों कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में ये है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है वो है दोस्तों कितनी, तो 90,831 है। ये स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रचलित मूल्य पर कितनी है, तो दोस्तों 2023-24 में जो प्रचलित मूल्यों पर है वो है 1,67,964 रुपए। ठीक है, यहाँ पे आपको बी नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये प्रचलित पर है। ठीक है, और स्थिर मूल्यों पर है 90,831। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, स्थिर मूल्यों पर पूछा है। तो दोस्तों स्थिर मूल्यों पर है कितना, तो वो है 15.28 लाख करोड़। 15.28 लाख करोड़। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, 2023-24 के अनुसार। तो दोस्तों स्थिर मूल्यों पर स्थिर मूल्यों पर मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों देखिए 2011-12 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर है वो है दोस्तों 8.45 लाख करोड़। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। और प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो है दोस्तों 15.28 लाख करोड़। ठीक है, तो ये स्थिर मूल्यों पर पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 8.45 लाख करोड़। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार क्षेत्रवार योगदान स्थिर मूल्यों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों कौन सा युग्म सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए स्थिर मूल्यों पर पूछा है, तो उद्योग का प्रतिशत दोस्तों 29.84 है। उद्योग का प्रतिशत 29.84 है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। कृषि का दोस्तों यहाँ पर 26.72 दे रखा है जो कि गलत है। कृषि का दोस्तों 26.21% है। ठीक है, और सेवा का भी यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 45.07%। ये प्रचलित मूल्य है दोस्तों। ठीक है, सेवा का। और दोस्तों स्थिर मूल्य है वो है 43.95%। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही दे रखा है, दूसरा नंबर का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। केवल 2 युग्म इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। दोस्तों देखिए यहाँ पे राजस्थान में इसका आधार वर्ष 1999 सन 2000 है, बिल्कुल सही बात है। इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसमें केवल सेवाओं को शामिल किया जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें दोस्तों केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, यह दोस्तों
थोक मूल्यों के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो यहाँ पे सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपना असत्य कथन है। यह थोक मूल्यों और उतार चढ़ाव को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है वो दोस्तों कितनी है? तो वो है 1,67,964 रुपए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी संयुक्त कौन जारी करता है? तो दोस्तों ये जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो दोस्तों कौन सा नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, ये कानूनी अधिकार है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या असर होगा? तो दोस्तों क्या असर होगा? तो प्रतिबिंब की चमक है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर दोस्तों वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न, निम्न में से सही संबंध होगा। दोस्तों सही संबंध होगा तो कौन सा है इसमें? दोस्तों इसमें देखिए बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नौसादर का सूत्र है। दोस्तों नौसादर का जो सूत्र है वो कौन सा है? नौसादर का दोस्तों सूत्र की मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए इसमें NH4, दोस्तों नौसादर का सूत्र है वो है NH4Cl, ठीक है। ये नौसादर का सूत्र है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, परमाणु बम से ऊर्जा किस कारण से निकलती है? परमाणु बम से ऊर्जा कौन से कारण से निकलती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, परमाणु बम से ऊर्जा है वो दोस्तों नाभिकीय विखंडन से निकलती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये गुणित अनुपात का नियम है वो कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो दोस्तों वो होती है 46, ठीक है, 46 होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है तो वो कौन सा है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों पहले रोड शो का आयोजन है वो मुंबई में किया गया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में। आगे देखिए, हाल ही में ब्यूटी पेजेंट मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ब्यूटी पेजेंट मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब है वो दोस्तों सलोनी वर्मा ने जीता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सलोनी वर्मा ने। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 123 नंबर का प्रश्न है। जवाहर कला केंद्र जयपुर द्वारा किस 2 दिवसीय कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है कल्चरल कारवा का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रस्तावित 2406 किलोमीटर के कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की DPR को स्वीकृति प्रदान की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कितने की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए 12, 10, 8, 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 8। आगे देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता पैरा ओलंपिक के अंदर?
दोस्तों पैरा ओलंपिक के अंदर अवनी लेखरा ने है वो स्वर्ण पदक जीता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में महिलाओं ने मानसून का आह्वान करने के लिए धाड़ नामक एक प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया है? धाड़ नामक एक प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया है। तो दोस्तों कौन से जिले की महिलाओं ने ये शुरू किया है? तो वो बांसवाड़ा की महिलाओं ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा। 127 नंबर प्रश्न, देश की पहली जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये छारेड़ा ग्राम पंचायत दौसा को जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत चुना गया है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किया है? तो औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में दोस्तों शामिल किया है, तो ये किसे किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर पाली को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर पाली। आगे देखिए एमएसएमई मंत्रालय का राज्य में टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों राज्य में टेक्नोलॉजी सेंटर है वो दोस्तों जयपुर में बनाया जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान सरकार द्वारा किस स्थान पर सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटित की गई है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटित है वो दोस्तों कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कहाँ पर? तो दोस्तों वो है ये पुंगल बीकानेर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुंगल बीकानेर में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आरजीएचएस योजना में किन को शामिल करने का विकल्प दिया गया है? तो दोस्तों इसमें सास ससुर को शामिल करने का विकल्प है वो दिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बाघिन महक का संबंध किस जैविक उद्यान से है? तो दोस्तों महक का संबंध है वो कौन से जैविक उद्यान से है इसका संबंध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबेड़ा उद्यान कोटा से, अबेड़ा उद्यान कोटा से। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य सरकार ने किसानों और पशुपालकों की समृद्धि एवं कल्याण के लिए किस योजना के पोर्टल की शुरुआत की है? तो किस योजना के पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? तो वो है दोस्तों राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों जीएसटी भवन का जो उद्घाटन है वो दोस्तों कहाँ किया गया है बताइए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जीएसटी भवन। जीएसटी भवन का जो उद्घाटन है वो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये उदयपुर में किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए हाल ही में किसे राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुना गया है? तो दोस्तों राजस्थान से राज्यसभा सांसद है वो रवनीत सिंह को चुना गया है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों 136 नंबर से प्रश्न आगे अपन रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए निर्देश प्रश्न संख्या 136 और 137 में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या या अक्षर को अपने को चुनना है। देखिए 136 नंबर के प्रश्न में गुड़साल, बैरक, झोपड़ी और खत्ता बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए बैरक को छोड़कर अन्य सभी सजीवों के रहने के स्थान है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 137 नंबर प्रश्न है, नहर, नाली, डुबकी, खाई बताइए। तो दोस्तों नहर, डुबकी, नाली, तो दोस्तों ये तीनों जो स्थान है वो यानी कि डुबकी को छोड़कर शेष सभी स्थान है वो दोस्तों पानी बहने या जमा करने से संबंधित है। तो यहाँ पर डुबकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न श्रृंखला में से गलत पद को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 49, 50, 50, 54, 60, 79 और 104। तो दोस्तों इसमें देखिए 49 से 49 इसमें गैप क्या है? तो दोस्तों इसमें 0 का गैप है। और 49 और 50 में दोस्तों इसमें 1 का गैप है। और फिर दोस्तों इसमें 2 का गैप है। फिर इसमें दोस्तों इसमें गैप है दोस्तों कितने का?
50 और 54 में तो 4 का गैप है, सॉरी 2 नहीं 4, ठीक है। और इसमें 54 और 60 में, तो दोस्तों इसमें 54 और 60 में ये यहाँ पर 6 का गैप है। और फिर 60 और 79 में दोस्तों, 60 और 79 में इसमें 19 का गैप है, ठीक है। और फिर आगे आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए 79 और 104 यानी कि 24-25, ठीक है। अब दोस्तों इसमें अपने को गलत पद को ज्ञात करना है, तो दोस्तों देखिए ये तो हो गया 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर दोस्तों 3 का स्क्वायर आता, तो यानी कि 9 आता, 3 का स्क्वायर 9 आता। तो दोस्तों यहाँ पे 54 में अगर अपन 9 जोड़ते, 54 में अगर अपन 9 जोड़ते तो कितना होता, 63, ठीक है। और 63 में अपन क्या जोड़ते कि 79 आता, तो दोस्तों अपन फिर इसमें 16 जोड़ते, ठीक है, जो कि 4 का स्क्वायर है वो हो जाता, और फिर ये क्रम है वो बिल्कुल सही हो जाता। तो यहाँ पर ये जो 60 है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, इसके स्थान पर 63 आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 139 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। इनकी पत्नी, इनकी जो पत्नी है वो इनकी जो पत्नी है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक औरत कहती है कि इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। परिचय देने वाली औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो सभी को पता चल गया हो गया दोस्तों, पति पत्नी का संबंध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एकमात्र पत्नी, पति पत्नी है, पुत्री है। तो देखिए 140-41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दी गई प्रश्न उत्तर को अपने को चुनना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस टी, यूं एक परिवार के सदस्य है, इस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, क्यों व्यवसायी है, टी का पिता है। ये आप दोस्तों इसमें देखिए अलग अलग वो बनेगी, एक सारणी बनेगी, ठीक है। तो वो सारणी है वो आप बना लेना इसमें, ठीक है। और ये कितने 2 प्रश्न है 41। देखिए अब 142 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, आप तो यहाँ पर अपने को निष्कर्ष में बताना है कि कौन सा सही है। 142 नंबर देखिए, कुछ देखिए कथन में देखिए, कुछ बेंच रोड है, कुछ बेंच है वो क्या है, रोड है, कुछ बेंच है वो क्या है, रोड है, ठीक है। तो ये रोड हो जाएगा इसमें। और इसमें देखिए कोई रोड पहाड़ नहीं है, कोई रोड है वो पहाड़ नहीं है। तो यहाँ पर एक डायग्राम ये बनेगा इसमें, कुछ रोड है वो बेंच नहीं है, या कुछ बेंच रोड रोड है। तो कोई रोड पहाड़ नहीं है, तो कोई रोड है वो ये पहाड़ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और ये हो जाएगा क्या, रोड। तो ये इधर बनेगा ये डायग्राम, ठीक है, रोड आ गया ना इसमें। दोबारा देखिए इस प्रश्न को, कथन देखिए, कुछ रोड बेंच है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ रोड है वो क्या है, बेंच है। तो ये तो मैंने बेंच लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने रोड लिख दिया, ठीक है। और कोई रोड पहाड़ नहीं है, तो कोई रोड है वो पहाड़ नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों पहाड़, ठीक है। और कुछ पहाड़ जंगल है, तो दोस्तों कुछ पहाड़ है वो क्या है, ये जंगल है, ठीक है। ये अपना दोस्तों इसमें एक डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष में देखिए, कुछ जंगल रोड है, तो दोस्तों कुछ जंगल है वो रोड है नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ जंगल बेंच है, तो दोस्तों कुछ जंगल बेंच है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, यहाँ पर न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कथन सभी तंबू घर है। दोस्तों सभी जो तंबू है ये क्या है दोस्तों, ये घर है, ठीक है, ये घर है। सभी घर ईंट है, तो दोस्तों सभी घर है वो क्या है दोस्तों, ये ईंट है, ठीक है। और सभी ईंट स्टोर है, तो दोस्तों सभी जो ईंट है वो क्या है, तो वो स्टोर है, ठीक है। अब दोस्तों निष्कर्ष में देखिए, सभी ईंट घर है, तो सभी ईंट है वो घर, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सभी घर ईंट है उल्टा है, तो ये गलत हो जाएगा।
कुछ स्टोर तंबू है, कुछ स्टोर है वो क्या है, तंबू है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो दूसरा अनुसरण कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैसा ही प्रश्न है, 144 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए कथन XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद, आपकी सर्वोत्तम पसंद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे। दूसरा देखिए, वे लोग जो XYZ टीवी के कार्यक्रम बनाते हैं वे जानते हैं कि लोग इसे सर्वोत्तम मानते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, दोस्तों देखिए ये जो यहाँ पर जो कथन दे रखा है, XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, तो यहाँ पर दोनों ही गलत दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए 145 नंबर प्रश्न है, यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या है वो क्या होगी। दोस्तों तो बीच वाली संख्या है वो क्या होगी वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों आप देखिए तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है, तो आप दोस्तों सीधा सा है ऑप्शन उठा लीजिए, जैसे कि गुणनचास ले लिया आपने। ठीक है, तो गुणनचास, ठीक है, एक हो गया दोस्तों इसमें 47 और एक हो गई 51। ठीक है, इन सभी को जोड़ोगे तो दोस्तों क्या 147 हो रहा है, 4 4 8, 8 और 5 13 और 1 14 बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 146 नंबर प्रश्न है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इनका टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, 3 3 6 और 4 10। तो दोस्तों यहाँ पर एक और जोड़ लीजिए इसमें, 2 3 5 5 और 5 10 10 और 4 14। ठीक है, तो इसको 2 को भी काट दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे 3 4 5 6। यहाँ पर क्या पूछा है कि 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात के में 4 संख्याएं हैं। ठीक है, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली और चौथी संख्याओं का योग बराबर है। तो दोस्तों इसमें देखिए पहली और चौथी संख्याओं का योग है वो इसमें क्या है, बराबर है। तो पहली व चौथी संख्या के योग के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुल योग इनटू पहली और चौथी संख्या के अनुपात का योग। तो दोस्तों यहाँ पर है देखिए सूत्र है इसका, ये पहली यानी कि कुल योग कितना है तो दोस्तों 16 इनटू पहली संख्या का योग प्लस चौथी संख्या चौथे अनुपात का, यानी कि पहला और चौथा अनुपात कितना है तो 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएगा, बटे दोस्तों अनुपातों का योग कितना है तो दोस्तों यहाँ पर अनुपातों का योग है 10। ठीक है, तो ये कट गया इससे, 2 कितना आया 8, तो पहली और चौथी संख्या का योग हो जाएगा दोस्तों इसमें कितना 8। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 147 नंबर का प्रश्न है, निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है। बताइए दोस्तों कौन इनमें से सबसे छोटी है, 9/13, 17/26, 28/39 या 33/52। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन का भाग देख लीजिए, जैसे कि आप 9 का भाग 13 में देख लीजिए, 17 का भाग 26 में देख लीजिए, तो उस हिसाब से दोस्तों आप इसका पता है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 33/52। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ये बराबर है, किसके बराबर है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए एक माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस, फिर वापस ब्रैकेट में दोस्तों 2 प्लस, फिर -5 + 6 - 2, फिर 2 बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे, सोल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यहाँ पे 5 6 5 -5 + 6
-2। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 5 और 2 कितने होंगे, 7, और 7 में से 6 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों -1। तो ये आ गया दोस्तों एक ब्रैकेट वाला -1। ठीक है। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो दोस्तों उसके बाद में देखिए जो इनटू है, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों एक है बराबर, सॉरी बराबर एक है -5 -2 + 2, यानी कि दोस्तों इसमें -4 है, वो अपना सही उत्तर होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट को ये ऐसे सोल्व करते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है। 149 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो, ठीक है, लड़कों का प्रतिशत कितना है 60, और विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों 100 - 60 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40%। तो दोस्तों यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हैं 972, तो 972 इंटू 100 बटे 40, ठीक है। तो ये तो कुल इसमें विद्यार्थी में ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, लड़कों का प्रतिशत। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये 2 से 5 बार कट गया, ये 2 से 2 बार कट गया। ये दोस्तों आप इसको काटोगे तो यहाँ पर दोस्तों 2430 आ जाएगा। कितना 2430। ये तो हो गए दोस्तों लड़कों की संख्या, ठीक है, यानी कि दोस्तों सॉरी कुल विद्यार्थी हो गए, ठीक है, कितने हो गए, कुल विद्यार्थी हो गए 2430, और कुल विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या है वो अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों 60% लड़के हों, तो दोस्तों 2430 का 60% निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2430 इंटू दोस्तों 60 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे 1458 है, वो दोस्तों लड़के हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2430 में से 1458 गए तो बचे जो लड़कियों की संख्या है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए नीचे दी गई जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 7 गांवों की कुल जनसंख्या 80,000 है, ठीक है। 7 गांवों की कुल जनसंख्या कितनी है, 80,000 है। यहाँ पर देखिए गरीबी रेखा से नीचे का अनुपात दे रखा है, और गरीबी रेखा से ऊपर का अनुपात है वो लोगों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पर है गांवों की जनसंख्या दे रखी है, कौन से गांव की कितनी जनसंख्या है, ठीक है, प्रतिशत में। देखिए 7 गांवों के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 7 गांव की कुल जनसंख्या आसन का कितना प्रतिशत है। दोस्तों अब ये डायग्राम देख के आपको ये सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो दोनों चीजें एक साथ दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं सकती। तो यहाँ पर इस प्रश्न का मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पे 48% है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। मॉडल पेपर दोस्तों आपको कैसा लगा आरएएस प्री का, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहां जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।